जरा सोचो कि आम चलती जिंदगी के बीच अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से जिसमें कोख में एक बच्चा दिखाई देता है और फिर अचानक से एक लड़की का जन्म हुआ। इसके बाद वो लड़की खेत में भाग रही थी कि अचानक मैथ्यू की आंख खुल गई। वो प्लेन से फ्रांस आया था। कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंचा जहां सैरा ने उसे वॉकी टॉकी पर कॉल करके अपनी माँ के घर बुलाया। मैथ्यू अपने बैग से एक डिब्बा निकालकर सड़क पार करके सामने वाली बिल्डिंग में गया जहां उसे बेल्कसैम नाम का एक आदमी मिला। मैथ्यू ने उसका ऑक्सीजन टैंक अंदर ले जाने में मदद की, फिर सीढ़ियां चढ़कर अपनी पत्नी एना के घर पहुंचा। एना उस वक्त एक क्लास ले रही थी तो मैथ्यू अपनी बेटी सैरा से मिलने पहुंच गया। दरअसल सैरा एक बड़े से कैप्सूल में रहती है जिसमें हवा साफ होकर सैरा तक जाती है क्योंकि उस बेचारी को बाहर की हवा से एलर्जी है। कांच के बाहर से मैथ्यू ने सैरा को वो डिब्बा तोहफे में दिया। उसमें कनाडा से लाए हुए परफ्यूम्स थे, लेकिन मैथ्यू तो फ्रांस से लौटा था। जब उसने बोतल निकाली तो नीचे एक SD कार्ड मिला जिसे उसने अपने वर्चुअल रियलिटी सेट में डाला था। असल में वो अपनी बेटी के लिए एक पहाड़ की वीडियो बनाकर लाया था क्योंकि वो खुद बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद मैथ्यू ने जाकर एना को बताया कि वो फ्रांस नहीं बल्कि कनाडा गया था क्योंकि वहाँ सैरा की बीमारी के लिए एक नया इलाज मिला है। एना को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनके डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। मैथ्यू ने समझाया कि इलाज नया है, अभी इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसके लिए उन्हें कनाडा जाना होगा। लेकिन एना नहीं मानी। उसने कहा कि कितनी मुश्किल से हमारी बेटी आम जिंदगी जीने लगी है, अब इसे फिर से मैं कहीं और नहीं ले जाऊंगी। लेकिन मैथ्यू की नजरों में ये कोई जिंदगी नहीं थी। उधर सैरा अपनी जैसी बीमारी वाले दोस्तों से बात कर रही थी। वहीं मैथ्यू ने एना से कहा कि उन्हें सैरा को कनाडा लेकर जाना ही होगा। न जाने कब से वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहता है, उसे छूना चाहता है, लेकिन इस बीमारी के चलते ऐसा मुमकिन नहीं। एना ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, जिसके बाद मैथ्यू अपने घर लौट आया। जब वो नहा रहा था तो उसने खबर सुनी कि स्वीडन में एक तगड़ा भूकंप आया है और उसी वक्त अचानक पेरिस में भी भूकंप आ गया। पूरे शहर की बिजली चली गई और सैरा का कैप्सूल भी बैटरी मोड पर आ गया। मैथ्यू जल्दी से सैरा से मिलने भागा। रास्ते में उसने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आसमान में हजारों पक्षी दूर भाग रहे थे। आखिरकार उसने जमीन में एक बड़ा सा छेद देखा जहां से घना कोहरा निकल रहा था। जो कोई भी उसमें सांस लेता वो उसी वक्त मारा जाता। ये कोहरा तेजी से पूरे शहर में फैल रहा था। मैथ्यू तुरंत अपने परिवार की ओर भागा। अंदर जाकर उसने एना को बताया कि उस कोहरे में सांस लेना जानलेवा है। उन्होंने सैरा से वादा किया कि वो जल्द ही लौटेंगे और दोनों घर से निकल गए। वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग के आखिरी माले तक पहुंचे क्योंकि ये कोहरा तेजी से हर जगह फैल रहा था। वहाँ लूसियन और कोलेट नाम के एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। लूसियन ने उन्हें घर के अंदर ले लिया और मैथ्यू ने खिड़की से देखा कि कोहरा इस माले से नीचे ही रुक गया था। तभी सैरा ने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि उसके कमरे में कोहरा पहुंच गया है, लेकिन वो कैप्सूल की वजह से सुरक्षित है। फिर उन चारों ने बाहर आकर देखा कि पूरा शहर उस धुंध में लिपटा हुआ था। मैथ्यू और एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो दोनों वापस अंदर ही आ गए। उधर सैरा के कैप्सूल के बाहर कोहरा घना होता जा रहा था। एना ने अपने फोन से देखा कि कैप्सूल की बैटरी में सिर्फ 4 बार्स बचे थे। अब भी उसमें 10 घंटे की बैटरी है। मैथ्यू को एक दूरबीन मिली जिसे लेकर वो बालकनी से चढ़कर छत तक पहुंचा। उसने दूरबीन से देखा कि चारों ओर यही जानलेवा कोहरा था। जब मैथ्यू वापस लौटा तो लूसियन अपने बेटे को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। वो 2 माले नीचे रहता था और लूसियन को विश्वास है कि वो ठीक ही होगा। कोलेट वहाँ आकर अचानक से कहने लगी कि उन्हें जल्दी से अपने बेटे के पास चलना चाहिए, लेकिन लूसियन ने उसे कोहरे के बारे में फिर से बताया क्योंकि कोलेट को भूलने की बीमारी है। फिर अंदर आकर एना ने कहा कि सैरा के कैप्सूल की बैटरी जल्द ही खत्म हो जाएगी। मैथ्यू सीढ़ियों पर कोहरा देखने गया। उसने कोहरे में हाथ डाला लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सूंघा लेकिन कोई स्मेल भी नहीं थी। उसने अंदर आकर एना से कहा कि वो सैरा से मिलने जा रहा है, लेकिन एना ने उसे समझाया कि वो इतनी देर अपनी सांस नहीं रोक पाएगा। उसी वक्त मैथ्यू को बेल्कसैम और उसका ऑक्सीजन टैंक याद आया। वो टैंक लेने तक सांस रोक सकता है और फिर आराम से सैरा से मिलने चला जाएगा। मैथ्यू ने खिड़की खोली और एक हथौड़ा, टॉर्च और टेप लेकर नीचे उतरने लगा। बेल्कसैम के कमरे की खिड़की हथौड़े से तोड़कर वो अंदर घुसा और टॉर्च की रोशनी में ऑक्सीजन टैंक ढूंढने लगा। तभी वो बेल्कसैम की लाश से टकरा गया और पास ही ऑक्सीजन टैंक भी पड़ा था। उसने मास्क लगाया और टेप से छेद बंद कर लिए। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और जैसे ही उसने साथ के कमरे का दरवाजा खोला तो एक पिल्ला भागता हुआ बाहर निकल गया और उसकी माँ वहीं मरी पड़ी थी। फिर उसने सैरा के पास पहुंचकर उसे खाना दिया और कैप्सूल की बैटरी बदल दी। उसे हौसला देकर वो बाहर निकला और नीचे उतरने लगा। सड़क पर हजारों लाशें थी और उसने कई गाड़ियों से बैटरी इकट्ठी कर ली। उसी वक्त कुछ सैनिक बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
सैनिक ने मैथ्यू को भी उसके और एना के लिए 2 मास्क दिए। फिर वापस लौटकर मैथ्यू ने सबको नीचे का हाल बताया। उसने एना को सैरा से मिलकर आने को कहा, लेकिन एना ने इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन को बचाए रखना सही समझा। रात को मैथ्यू ने सीढ़ियों पर फिर देखा कि कोहरा और ऊपर बढ़ रहा है। उसने अंदर आकर एना को सच बताया। दोनों जानते थे कि मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा और अब हालत और बिगड़ने वाली है। फिर मैथ्यू सोने चला गया, लेकिन एना को नींद नहीं आ रही थी, तो आखिरकार वो सैरा से मिलने चली गई। उसने कैप्सूल बैटरी बदली और एक बार फिर हमें शुरुआत वाला सपना दिखाई दिया। एक लड़की खेतों में दौड़ रही थी और इसके बाद फिर से मैथ्यू की आंख खुल गई। अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी और मैथ्यू और एना छत पर देखने पहुंचे कि आखिर हुआ क्या है। दूर की एक बिल्डिंग में आग लगी थी और हर जगह दंगे हो रहे थे। फिर अंदर लौटकर एना ने कहा कि उन्हें सैरा की दोस्त शार्लेट के घर चलना चाहिए, क्योंकि वो पहाड़ी पर रहते हैं और सैरा शार्लेट के कैप्सूल में रह भी सकती है। लेकिन सैरा को वहां ले जाने के लिए एक स्पेशल सूट की जरूरत है जो शहर के बीचों बीच एक लैब में मौजूद था। एना ने वहां जाकर सूट लाने का फैसला किया और मैथ्यू भी उसके साथ हो लिया। पहले उन्होंने सैरा से मिलकर उसे सारा प्लान समझा दिया। सैरा ने उन्हें उसके दोस्त नोई के पास भी जाकर आने को कहा। बाद में मैथ्यू और एना सड़क पर आ गए और फिर नोई की बिल्डिंग में पहुंचे, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाए क्योंकि एक वहशी कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। वो दोनों तेजी से दौड़ने लगे और इसी चक्कर में एक दूसरे से अलग हो गए। भागते भागते मैथ्यू एक नदी में गिर पड़ा। उधर एना एक कार के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन गलती से उसने आवाज कर दी, जिससे वो कुत्ता एक बार फिर उसके खून का प्यासा हो गया। भागते हुए एना एक बस में घुस गई और कुत्ता उसे काटने ही वाला था कि उसका पट्टा एक बैग में अटक गया और एना की जान बाल बाल बची। फिर एना भागकर ब्रिज पर मैथ्यू को ढूंढने पहुंची, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। असल में मैथ्यू सीढ़ियां चढ़कर नदी से बाहर निकल आया था। उसने अपनी गीली जैकेट निकालकर एक लाश की जैकेट से बदल दी। वहां उसकी नजर एक वैन में पड़े हैजमेट सूट पर पड़ी। दूसरी ओर एना उस लैब में पहुंच गई थी और तभी मैथ्यू भी वहां आ गया। वो दोनों अंदर गए जहां हर जगह लाशें बिखरी हुई थी। एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने उस खास सूट की खोज जारी रखी। जब उन्हें सूट मिला और वो बाहर निकलने लगे तो उस कमरे में आग का धमाका हो गया। दोनों बच तो गए, लेकिन मैथ्यू के कपड़ों में आग लग गई। एना ने फटाफट फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई, लेकिन मैथ्यू सांस भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि धमाके में उसकी ऑक्सीजन पाइप टूट गई थी। उसने मैथ्यू को अपने टैंक से ऑक्सीजन दी और फिर दोनों सबसे ऊपर के कमरे में पहुंचे जहां अभी कोहरा नहीं पहुंचा था। वहां एना ने देखा कि मैथ्यू के पेट की चमड़ी जल गई थी। मैथ्यू ने उस पर पानी डाला और एना दवाइयां ढूंढने लगी। आखिरकार उसने घाव पर पट्टी कर दी। जब दोनों बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उन दोनों के लायक ऑक्सीजन तो नहीं बची थी। मैथ्यू ने एना से जाने को कहा और खुद छतों के जरिए लौट आने का वादा किया। जाने से पहले दोनों आखिरी बार एक दूसरे के करीब आए। फिर एना सड़कों पर सूटकेस के साथ निकली और मैथ्यू छतों पर भागा। एना की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए उसे बिल्डिंग में जाने से पहले उतारना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो लूसियन के घर पहुंची, लेकिन उसने देखा कि लैब में धमाके की वजह से वो सूटकेस तो जल चुका था। उधर मैथ्यू को एक छत पर रस्सी और कुछ औजार मिल गए। ऊपर चढ़कर उसे एक लाश दिखी और फिर वो एक कमरे में पहुंचा जहां ऑक्सीजन टैंक और बंदूक पड़ी थी। तभी वहां एक पुलिस वाला आ गया और पिछले आदमी की तरह मैथ्यू को मारने को तैयार हो गया, लेकिन मैथ्यू ने तुरंत उसे धक्का दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मैथ्यू उसे कोहरे की तरफ ले गया और कुछ ही पलों में पुलिस वाले की जान निकल गई। उधर एना ने अपने फोन पर देखा कि कैप्सूल की बैटरी खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। कोई और रास्ता ना देखकर एना तुरंत बैटरी बदलने पहुंची और सैरा ने देखा कि उसने मास्क नहीं पहना था। बैटरी बदलकर एना फिर भाग गई। कुछ देर बाद मैथ्यू आया और सैरा ने उसे सब बता दिया। उसने फटाफट सीढ़ियां चढ़कर देखा कि उसकी पत्नी रास्ते में ही मर चुकी थी। उसने रोते हुए ऊपर पहुंचकर सैरा को ये बुरी खबर दी। कुछ देर बाद एक और भूकंप आया और अब वहां भी कोहरा भरने लगा। मैथ्यू ने फिर बाहर जाकर लूसियन और कोलेट के लिए भी ऑक्सीजन टैंक लाने का फैसला किया, लेकिन वो दोनों अपने बेटे के बिना चलने को राजी ही नहीं थे। आखिरकार मैथ्यू सैरा के पास गया और बताया कि वो बाहर जा रहा है। उस बेचारी बच्ची को डर था कि मैथ्यू भी उसकी माँ की तरह मारा जाएगा, लेकिन उसने वापस लौटने का वादा किया। बाहर जाकर मैथ्यू ने एक वैन में सूट निकाला और एक स्कूटर पर वापस लौटने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक लड़का उसके सामने आ गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से मैथ्यू स्कूटर से गिर गया। उधर सैरा ने देखा कि उसके कमरे में कोई अनजान आदमी घुस आया है। कुछ देर बाद जब मैथ्यू की आंख खुली तो उसे अपने सर पर चोट महसूस हुई। लड़खड़ाते हुए वो अपनी बेटी की ओर भागा, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं पाया। तभी उसे दूर से 2 परछाइयां दिखाई दी। ये सैरा और नोई थे। सैरा उसकी ओर भागी और जिंदगी
जिंदगी में पहली बार अपने पिता को गले से लगाया। मैथ्यू ने भी खुश होकर सैरा का माथा चूम लिया। एक बार फिर सपना दिखाई दिया जिसमें ये लड़की सैरा है जो अपने दोस्तों के साथ खेत में दौड़ रही थी। तभी मैथ्यू की आंख खुली और उसने देखा कि अब वो कैप्सूल के अंदर था और सैरा बाहर रहकर उसका ख्याल रखती थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।